नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए टनल हादसे को लेकर सियासत लगातार जारी है और विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। टनल का काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही न होने पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और एक सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि सरकार लगातार उन 41 मजदूरों की लोगों की जान बचाने और उन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर प्रयासरत है। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सिर्फ उत्तरकाशी घूमने को जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस वहां पर कार्य कर रहे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत सभी बचाव कर्मियों के मनोबलों को तोड़ने का कार्य कर रही है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारी सरकारों की पहली प्राथमिकता वहाँ पर जो 41 मजदूर फंसे हैं उनकी जान बचाना है और इसके लिए युद्ध स्तर पर रात और दिन काम चल रहा है और विश्व की सबसे उच्च कोटि की तकनीकी का प्रयोग वहाँ किया जा रहा है। और मुझे लगता है कुछ ही घंटों बाद सब ठीक रहा तो बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। 41 की 41 जिंदगियां सुरक्षित बाहर निकलने वाली हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया गया है, सरकार के प्रयासों से किया गया है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ वहां पर सैर सपाटा करने जा रही है और वहां पर राजनीति करने जा रही है और जिस प्रकार से उनकी जो बयानबाजी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है वो वहां पर जो हमारे चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, चाहे अन्य के कई वरिष्ठ मतलब विश्व के श्रेष्ठ इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं, उनके मनोबलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो अंदर श्रमिक फंसे हैं उनके जो परिजन हैं उनके मनोबलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पूरा विपक्ष वहां पर जो वहां परिजन हैं उनको भड़काने का भी काम कर रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और हर तकनीकी हमारे देश के अंदर स्थापित हो रही है और हम भी कई तकनीकी में अन्य देशों के मुकाबले आगे होंगे। कोई देश किसी भी तकनीकी में आगे होता है, कोई किसी देश किसी तकनीक में आगे होता है। इसलिए कोई मशीन अगर भारत में काम कर रही है तो उसकी तकनीकी विदेशी मशीन है तो विदेश में ही उसकी तकनीकी होगी। लेकिन ये पहली बार हो रहा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कि अगर हम बाहर से कोई मशीन ले रहे हैं तो उसकी तकनीकी भी यहाँ डेवलप हो, तकनीकी सहित उसको खरीद रहे हैं। तो ये अपने आप में पहली बार हो रहा है और देश बहुत आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने आरोप लगाया है कि राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अपने साथ राजस्थान निवासी असिस्टेंट प्रोफेसर को ले गए और उनकी जनसभाओं के दौरान ली गई फोटो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड के एक नर्सिंग कॉलेज में तैनात है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड से अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान में भाजपा का लाभ दिलाने के लिए जबरन ले जाया जा रहा है और ये आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन है। आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि राजस्थान समेत 4 अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव गतिमान हैं उसमें राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचे उत्तराखंड के काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि कई महत्वपूर्ण विभाग उत्तराखंड में संभाल रहे हैं, उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए चंपावत में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी अपने साथ वो चुनाव प्रचार और एक राजनीतिक कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत का
सत्कार करते हुए डॉक्टर श्री राम कुमार शर्मा दिख रहे हैं और श्री राम कुमार शर्मा बताया जा रहा है कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से सत्ता का दुरुपयोग ये दिखाई पड़ता है और राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले दल को ये एक आईना है। आज हमने इसी बाबत एक शिकायती पत्र भारत निर्वाचन आयोग को और राजस्थान निर्वाचन आयोग समेत उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को लिखा है, जिसमें हमने उनसे इस प्रकरण का संज्ञान लेने की गुजारिश करी है, अनुरोध किया है कि राजनीतिक और सामाजिक शुचिता के लिए बहुत ज़रूरी है कि संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके। बताया ये भी जा रहा है कि श्री राम कुमार शर्मा को इस एवज में जो वो भाजपा के लिए कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद, उस एवज में उनको चंपावत से देहरादून लाया जा रहा है अपर निदेशक के पद पर। तो ऐसे में ये सीधे सीधे नियमों का कानूनों का उल्लंघन दिखाई पड़ता है और कल हम राज्य निर्वाचन आयोग से स्वयं मुलाकात करने भी जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कहीं न कहीं आने वाले दिनों में प्रदेश की सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश की सड़कें बदहाल हैं। नहीं देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से एकदम सहमत हूँ और जिस तरीके से उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर से पहले सारे प्रदेश की जो रोडें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, वरना वो सस्पेंड करेंगे अधिकारियों को। और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के रूप में हमारा सबका फर्ज यही है कि जो हमारी पब्लिक है उसको कहीं ना कहीं सुविधा पहुंचाई जाए, रोडों का नेटवर्क अच्छा हो। एक्सीडेंट्स होने का डर होता है जब गड्ढे होते हैं, लोगों को चोट लगने का डर होता है, और जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है और काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस ऐप से अच्छी खासी किरकरी कराई पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगर सब कुछ जनता ने करना था, उस ऐप में बेसिकली जनता से ये मांग की गई थी कि आप अपने एरिया के गड्ढों की फोटो खींचें और उस ऐप पर अपलोड करें, शासन प्रशासन उसको ठीक करेगा। अब गड्ढों का आकलन करने के लिए तो ड्रोन कैमरा ही काफी है। आप पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरा घुमा दीजिए, वही आपको बता देगा कहां कहां गड्ढे हैं। तो जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो चुका है, ऐसे में आप जनता से कह रहे हैं कि गड्ढे बताइए हमको, तो आपकी जो मोटी तनख्वाह पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारी और मंत्री ले रहे हैं वो क्या करेंगे? तो ऐसे में बहुत अच्छा अपना उपहास उन्होंने उड़वाया और वो धता साबित हुआ। वो ठंडे बस्ते में वो चला गया, ठीक रेखा आर्या के पैनिक बटन की योजना की तरह। तो भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, पॉम्प एंड शो के लिए जानी जाती है, आडंबर और प्रपंच के लिए जानी जाती है। धरातल पर इनसे कुछ होता नहीं। अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सड़कों का थोड़ा बहुत कायाकल्प हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, क्योंकि ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार जनता के द्वारा चुनी जरूर गई है लेकिन जनता के लिए नहीं चुनी गई है। इसलिए जनता को परेशानियां जब उठानी थी, उसने भरपूर बरसात के मौसम में भी परेशानी उठाई, उसने सड़क दुर्घटनाओं में भी परेशानी उठाई, उसने डेंगू के दौरान भी परेशानी उठाई, लेकिन टस से मस नहीं हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन अब क्योंकि इनके द्वारा आयोजित इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, तो पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी इस यात्रा को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में चलाया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है और बीजेपी सरकार का एक महत्वपूर्ण सहयोग अंग होने के चलते इसमें बड़े स्तर पर भाग ले रही है। यही वजह है कि प्रदेश में बीजेपी के काफ़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस संकल्प यात्रा के दौरान शामिल होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और आम जनता के हित को लेकर सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उन सभी से लोगों को अवगत करवाया जाएगा। हाँ, भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है और हमारे यहाँ भी 2 जनपद अभी प्रथम चरण में हमने लिए हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपद।
उसके बाद सेकंड का पूरे प्रदेश के सभी जिलों में यात्राएं चलेंगी। ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक अंग है, सहयोगी अंग है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकल्प यात्रा में पूरी तरह कार्यकर्ता जुटेंगे और अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है, जो योजनाएं तय हैं उन तक पहुंची हैं, पहुंचाने का क्या तरीका हो, इस सारे विषय पर भी सार्वजनिक चर्चाएं इसमें होंगी। योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथी की बीच जंग का चर्चा उस समय फिर शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि वह योग और आयुर्वेद की बीमारियों के पूरी तरह से ठीक करने के गलत दावे ना करें। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अपने उत्पादों की मिसलीडिंग करने के अन्यथा उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी से योग गुरु बाबा रामदेव भड़क उठे और हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए उत्पादों की सफाई दी। उन्होंने कहा कि वह आयुर्वेद और योग से गंभीर बीमारियों के ठीक होने का कोई गलत दावा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने योग और अपने उत्पादों से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, मोटापा, लीवर, किडनी फेलियर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से हजारों बीमारों को ठीक किया है। उन्होंने कहा कि वह झूठा प्रचार नहीं कर रहे हैं। अगर वह गलत हैं तो उन्हें उनके ऊपर करोड़ों का जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात कहने का मौका देने का आग्रह किया है। कि झूठा प्रोपेगेंडा करोगे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ का जुर्माना लगाए और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है। लेकिन यदि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके ऊपर दंड लगा, उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। तो मैंने कई बार मेडिकल माफिया तक कहा, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया का, अब उनको मिर्ची लग गई। अब यहां थायराइड के, बीपी के और टाइप 1 डायबिटीज के, कैंसर तक के, कैंसर के मेरे पास में सैकड़ों, एक तो अभी तो मैंने आपको जो परिचय करवाया, हमारे पास में मयंक से लेकर के गायत्री, नेहा, शालिनी 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट, बोन, मल्टीपल ऑर्गन्स में फैले हुए कैंसर को, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, बोन कैंसर है, ब्लड कैंसर, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में अच्छा किया और उसके पूरे हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस है। इसी बात सुप्रीम कोर्ट से भी हम आग्रह करेंगे कि हमको अवसर दिया जाए। मैं आज तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ करता, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस के साथ, क्लिनिकल एविडेंस के साथ हमको वहां अवसर दिया जाए कि हम पेशेंट को प्रस्तुत कर सकें, अपने रिसर्च पेपर्स को प्रस्तुत कर सकें और 1940 में जो एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना था उसकी खामियों को हम उजागर कर सके। उसके खिलाफ भी हम कोर्ट में जनहित याचिका जारी करेंगे कि ये हम अकेले इंस्टीट्यूशन भी पूरी दुनिया के मेडिकल माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से लड़ने के लिए तैयार। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी के श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में इगास का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया और जिसमें कि शहर के साथ साथ आसपास के कई गांव के लोगों ने भाग लिया और उत्तराखंड की सांस्कृतिक और रीति रिवाज से रूबरू हुए। इस मौके पर भेलू नृत्य, लकी ड्रॉ, आतिशबाजी, रस्साकसी सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इगास पर्व को पहाड़ों में बूढ़ी दिवाली और साथ ही साथ बग्वाल के रूप में मनाया जाता है और माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री रामचंद्र जब अयोध्या लौटे थे तो पहाड़ों पर इसकी सूचना 12 दिन बाद मिली और जिस पर यहाँ पर प्रकाश पर्व दीपावली मनाई गई और तब से लेकर आज तक पहाड़ों में दीपावली के 12 दिन बाद इगास पर्व मनाया जाता है।
उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बहुत ही धूमधाम से मसूरी में मनाया जा रहा है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिस प्रकार से ईद, होली, दिवाली, दशहरा, हरतालिका तीज, करवा चौथ, छठ का कार्यक्रम मनाए गए, इसी प्रकार से ईस्टर का प्रोग्राम मनाया गया, उसी प्रकार से आज उत्तराखंड का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार इगास मसूरी में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के कई त्यौहार हैं, बग्वाल हो, इगास हो, घी तैयार हो। हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है इसको बढ़ावा दें, लोक संस्कृति को आगे लाएं। जो बच्चे आज आधुनिक युग में सब बातें भूल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, उन्हें अपने पुराने रीति रिवाज के बारे में याद दिलाने का बहुत बड़ा ये पर्व है। ये उजाले का पर्व है इगास, और उजाला आने से सभी धर्म के लोग एक साथ मिल बैठकर, सभी जातियों के लोग मिल बैठकर अपना विकास करेंगे। मसूरी में सद्भावना की भावना आएगी, सद्भावना को बढ़ावा देंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं। हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, अगर हम उत्तराखंड राज्य में हैं तो हम अपनी पुरानी संस्कृति को बढ़ावा दें, संस्कृति के बारे में जानें। आज कई लोग मुझे पूछ रहे थे, जब मैंने पूछा इगास क्या होता है, लोगों को पता नहीं था, तो मैंने बोला इगास में आइए, क्योंकि कुछ लोग इगास को बग्वाल के नाम जानते हैं, कुछ लोग बूढ़ी दिवाली के नाम जानते हैं। मैं चाहूँगा सरकार एक पाठ्यक्रम शुरू करे जो कि कक्षा 4 से लेकर 10 के बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए कि इगास क्यों मनाया जाता है, क्यों ये 11वें दिन आता है, माधो सिंह भंडारी कौन थे। इस प्रकार से इगास को प्रसिद्ध करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और तमाम लोग साथी हैं और मसूरी की तमाम जनता है। आप देख रहे हैं कितनी यहाँ पे भीड़ है, पूरी मसूरी पहुंची हुई, कोने कोने से पहुंची हुई है। तो मैं मसूरी वासियों को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इगास जैसे महापर्व को उत्तराखंड के जिंदा रखा हुआ है। हर साल यहाँ पे होता है, प्रशासन अगर नहीं कर पाता है तब भी जनता यहाँ पे करती है। और आज जनता में कितना उत्साह है आपने देखा है, और ये जनता का उत्साह कहता है कि ये इगास कार्यक्रम लगातार जिंदा रहना चाहिए और इसमें सरकार को भी आगे आकर के इसको और बढ़ावा देना चाहिए। सर, देखा जा रहा है कि अपनी जो पारंपरिक रीति रिवाज से लोग दूर होते चले जा रहे हैं, तो लगता नहीं है कि नया अध्याय शुरू किया है आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे कारण हैं कि लोग जो अपनी परंपराओं से बेमुख हो रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन फिर भी आज जो कुछ लोग हैं, युवा हैं, या बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, वो आगे आकर के नृत्य कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो जो विलुप्त हो रही जो हमारी परंपराएं हैं उनको जिंदा किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो बच्चे आगे आ रहे हैं, तो उससे ये समझा जा सकता है कि हमारा जो आयोजन है वो सफल हो रहा है। जौनसार भावर जनजातीय क्षेत्र के बोहरी गांव स्थित परशुराम मंदिर में हर साल की तरह गास पर्व की बड़े धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया गया। दीपोत्सव एकादशी पर ढिमोऊ, बोहरी और घड़ौल गांव में इगास पर्व का आयोजन किया गया, और वहीं पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर देव दर्शन किए। मंदिर समिति द्वारा मंदिर परिसर में रात्रि जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोक गायक की ओर से भजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मैं पहले तो भगवान परशुराम जी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, ये शक्ति महाराज जी ने दी है। जब भी हम महाराज जी का कार्यक्रम करते हैं तो महाराज जी ने ऐसी शक्ति हमको दी है, कार्यक्रम सफल रहता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है। और इसमें मेन भूमिका आप मीडिया की भी है। जो हम कार्यक्रम करते हैं आपके लेखनी के, आपके चैनल के माध्यम से वो प्रस्तुति आगे तक पहुंचती है, तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। और विशेषकर मेरे गांव के जितने भी नौकरी वाले हैं, पैसे वाले लोग हैं, और जितने गांव के हमारे युवा साथी हैं, उनका हमसे यही सहयोग रहता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि इसमें किस प्रकार की व्यवस्था में कोई दिक्कत आए। वो सब दिक्कत के लिए मेरा पूरा गांव हमारे साथ है, पूरी खत के लोग हमारे साथ हैं, हमारे समाल्टा खत, उत्पाल्टा खत, ये शीली खत के लोग, सभी लोग इस महाराज जी के लिए सहयोग करते हैं। और जिस तरीके से मैं देख रहा था 2 दिन से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे आप मीडिया भी देख रही है, बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ सभी कलाकार यहाँ पे आए हैं। 80 कलाकारों ने यहाँ पे भाग लिया लगभग, और उनके टोली के साथ। तो मैं सभी कलाकारों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं श्रद्धालु लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने भी भक्त लोग यहाँ आए थे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो,
और जिस तरीके से ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ जौनसार बावर में होते हैं, इसमें हमारे कलाकार भी निखर के आते हैं और जितने भी हमारे जौनसार बावर के कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति जौनसारी रीति रिवाज में जो देते हैं वो बहुत सुंदर तरीके से दिखती है। हमारी महिला यहाँ पे ढांटू, घाघरा, कुर्ती पहन के आई थी, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे नाच गाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और महाराज जी का जागरण भी हुआ। तो उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने भी पहली बार सुना है कि यहाँ पे परशुराम महाराज जी के नाम से ग्यास मनाई जाती है जौनसार में, और सुना है कि जौनसार बावर में, बावर का नहीं पता पर जौनसार में जो है 3 जगह मनाई जाती है, जैसे गुडोली और यहाँ पे बोरी में, और एक गांव कोई और भी है, मेरे को नहीं नॉलेज है कि कौन सी जगह होता है। और परशुराम महाराज जी की बहुत बड़ी मान्यता होती है जौनसार में। तो मैं भी पहली बार यहाँ ग्राम बोरी में कार्यक्रम में आई हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ग्राम बोरी वालों का, और आपका न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, सभी मीडिया वालों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। पहाड़ों की संस्कृति को आप लोग कलाकार हमेशा जो है आगे ले जा रहे हैं और जो यहाँ की लोकल ड्रेस है वो भी आपने पहनी है, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं संस्कृति और लोक परंपरा को लेकर? देखो, ये जो वेशभूषा है हमारा जो पहना हुआ है, मेरा पहनने का कारण यही है कि आज की जो संस्कृति है और आज की हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे आज के बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, इसको जो है दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं लोग कि हमारा कौन सा पहना हुआ है, क्या वेशभूषा है, क्या कल्चर है। तो हमारा जो है यही ज्यादा से ज्यादा प्रचार का यही रहता है कि हम अपनी वेशभूषा में मंच में जाए, पब्लिक के बीच में जाए, ताकि लोग देखें कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा पहना हुआ क्या है। और मेरा यही संदेश है कि सभी को कि अपने बच्चों को यही संस्कार देखें, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से। आपका एक गाना लॉन्च होने वाला है, कौन सा गाना है, थोड़ा गा के बताएंगे? हाँ जी, मेरा गाना लॉन्च होने वाला है और बहुत जल्द आएगा, शायद 1 हफ्ते के बीच में आएगा, और मैं 2 लाइनें गाऊंगी उसकी। निंदुड़े बोलो से जा चिंतुड़े सड़ई ना देंगे, सातेड़ी बोली माई तो हे भगवान ससुरी जड़ई ना भाई दे दे, सातेड़ी माई तो बोला दे मुखे भाग्य माई तो सासुड़ी जड़ई ना दे दे मेरी भाग्य माई तो। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट प्रकरण में दून पुलिस ने बिहार में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना के मुख्य अभियुक्त अभिषेक के साथ हिरासत में लिए गए 3 अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की और उसके बाद पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। अभियुक्तों से पूछताछ में पुलिस को घटना से जुड़ी कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं और गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा घटना के पूर्व गैंग के लिए की गई फंडिंग की व्यवस्था की जाती थी और अभियुक्त हवाला तथा फ़ोन के माध्यम से गैंग के लिए पेमेंट करते थे। और वहीं पर चारों अभियुक्तों को बिहार में ट्रांजिट रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया। नगर पंचायत क्षेत्रों के पंचायत अध्यक्षों का 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त होने वाला है। नगर पंचायत पिरान कलियर के चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि उनके कार्यकाल के बाद भी अगर किसी क्षेत्रवासी को उनकी आवश्यकता हो तो वह हर समय उनकी मदद के लिए वहां पर तैयार होंगे। और चेयरमैन प्रतिनिधि ने लोगों से भविष्य में आम जन की मदद का वादा करते हुए अपने कार्यकाल में हुई त्रुटियों के बारे में जनता से माफी भी मांगी। दो तारीख को हमारा समय जो खत्म हो रहा है नगर पंचायत का कार्यकाल, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके माध्यम से आज भी कहना चाहता हूँ, मैं जनता का एहसान बंद रहूंगा। और मैंने पहले भी कहा कि मेरे पे इतना बड़ा कलियर नगर पंचायत की जनता ने एहसान रखा कि उसे ताउम्र मैं जब तक जीऊंगा नहीं भूल सकता। और रही बात मेरी बहन, बेटी और कोई भाई बीमार, किसी तरह से गरीब बच्ची की शादी है, भाई हमें भी नहीं पता चलता, इतना बड़ा क्षेत्र है। किसी भी लायक, जिस लायक हूं मैं, पद से हटने के बाद भी बरकरार उसी तरह, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या
लड़ूं, हार हो जीत हो वो अल्लाह के हाथ में है। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।